पिताजी, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का जो आपका चैप्टर 2 है, भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। मतलब कि जो समाजशास्त्र का आपका खंड 2 है उसका जो आपका चैप्टर 3 है ये, लेकिन आपका जो इसका चैप्टर 1 है वो हट गया है, इसलिए इसको हम लोग चैप्टर 2 ही बोलेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इसके अतिलघु और निश्चित उत्तरी दोनों ही कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो संविधान के बारे में है कि संविधान से आप क्या समझते हैं। मतलब कि जो हमारा भारत का संविधान है उसके बारे में आपको क्या पता है और क्या समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आधुनिक युग में प्रत्येक सभ्य राज्य का कोई ना कोई संविधान होता है। कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं रह सकता। आधुनिक संवैधानिक राज्य सुनिश्चित नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर संगठित होते हैं। यहाँ पे मतलब क्या बताया जा रहा है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो बिना किसी संविधान के नहीं रहता है। क्योंकि जो भी राज्य या फिर जो भी देश, मतलब जो भी देश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, तो उस देश के लिए एक संविधान का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो संवैधानिक राज्य होता है वहाँ पर एक सुनिश्चित नियम कायदे होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करके वो अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन नियमों और सिद्धांतों को ही जो राज्य के ढांचे, बनावट और संगठन को निर्धारित करते हैं संविधान कहा जाता है। तो संविधान किसे कहा जाता है? वो सभी नियम, सिद्धांत व बनावट या फिर कोई भी ऐसे संगठन के तरीके जिनके द्वारा हमारा देश का एक सुसंगठित ढांचा तैयार होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। आगे देखते हैं। संविधान आंग्ल भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्योंकि जो संविधान है इसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये किस भाषा का है? ये आंग्ल भाषा से लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व बनावट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व संगठन से होता है, उसी प्रकार राजनीतिक जीवन में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के संगठन एवं ढांचे से होता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग। संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों की संग्रह है जिनके द्वारा एक और राज्य का स्वरूप, संगठन, कार्यक्षेत्र तथा अधिकार निश्चित हैं तथा दूसरी ओर नागरिकों के पारस्परिक संबंधों की विवेचना होती है। तो संविधान उन सभी लिखित नियमों और जो अलिखित है, मतलब कि जो लिखे नहीं गए हैं, जो कि ऐसे मौखिक बोले गए हैं, तो उन सभी स्वरूपों, संगठन, कार्यक्षेत्र, अधिकार निश्चित, इन सारा चीज़ों का एक ऐसा संगठन है जो कि वहाँ पे दिखाया जाता है। और दूसरी ओर ये जो है नागरिकों के परस्पर संबंध की विवेचना भी करता है। जैलिनके के शब्दों में राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए। अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और उसकी प्रजा के संबंध में निश्चित करें। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है? जो हमारे जैलिनेक हैं, इन्होंने क्या बताया है कि जो है राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले सभी प्रत्येक समाज को संविधान होना आवश्यक है। बल्कि जो भी अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, वरीयता देते हैं, उन सभी को बल्कि ये होना चाहिए कि उनके पास एक निश्चित संविधान होना चाहिए और उसी के सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो कि सरकार और प्रजा के मध्य में क्या संबंध स्थापित करते हैं, जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। अतः हम जैलिनेक के इस कथन से सहमत हैं कि बिना संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो संविधान है वो क्या होता है और ये हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक होता है, या फिर किसी भी अन्य देश के लिए संविधान की क्या महत्व है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? मतलब कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो हम भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो कि हमारे अधिकारों में शामिल होता है। तो ये आप सभी नागरिकों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि उनके पास क्या क्या मौलिक अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, जो कि अगर जो कोई उसकी मन की नहीं मानता है, जिसका कोई भी नियम कानून की जो है नियम कानून नहीं मानता है, तो उसको उसके ज़रिए से दंड भी हो सकता है। तो क्या बताया जा रहा है? हमारे देश में प्रथम बार इस संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे। तो जो हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे जो नागरिक थे उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जब हमारा मूल संविधान बना था, जब एकदम स्टार्टिंग में बना हुआ था, तब जो है हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए थे। ठीक है, परंतु संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि पहले हमारे पास टोटल 7 संविधान वो जो मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन जब हमारा 44 अमेंडमेंट हुआ था तो इसके जरिए से क्या हुआ था, हमारा एक अधिकार हमसे ले लिया गया था, जो कि कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। और उसके बाद ये हमारा जो है आर्टिकल 3 मतलब कि 300A में रख दिया गया था, जो कि अब जो क्या था, एक कानूनी अधिकार हो गया था। तो
आपको पता है कि जब हमारा मूल संविधान था तब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद हमारे पास सिर्फ 6 जो है मौलिक अधिकार मिले। और जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए थे, तो वो यूएसए से लिए गए थे। आप लोग ये याद रखिएगा, ये आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। तो अब हमारे ये 6 मौलिक अधिकार थे कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। जो पहला था हमारा वो था समानता का अधिकार, ठीक है। समान मतलब कि सभी, चाहे वो लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, किसी भी आधार पर सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, इस चीज़ का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे अपने धर्म का पूजा पाठ करने का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का सारा उसको स्वतंत्रता मिलती है। उसके बाद है हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो मतलब कि इस अधिकार में क्या था कि हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, अपनी संस्कृति के प्रति जो भी उसका मूल्य कर्तव्य उसे करने का अधिकार होता है, इस टाइप से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि अगर जो हमारे ऊपर कोई शोषण कर रहा है कोई व्यक्ति, तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, जो है न्यायालय में जाके जो है उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं, इस टाइप से। जो लास्ट है हमारा 6th वाला वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये कुछ हमारे अधिकार थे जो कि 6 मौलिक अधिकार है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगर जो मैं देखती हूँ उसका अगर जो सोल्यूशन हो पाएगा तो मैं आप लोगों को से साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। आगे देखते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्णित है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना आपको पता है जैसे कि कोई भी आप बुक देखते हैं तो उसका एक पहला पेज होता है जहाँ पर उस बुक के बारे में एक छोटी सी चीज़ में सारा कुछ लिखा होता है, तो उसी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें क्या वर्णित है, तो जो भारतीय संविधान में वर्णित जो प्रस्तावना इस प्रकार से है, कैसे है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इससे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क संपत्ति सम्मत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की पूरी प्रस्तावना है, इसे आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। ऐसा ही पूरा का पूरा आपके प्रेम्बल में लिखा हुआ है। तो इसमें जो है आपका जो हम भारत के लोग, देखिए एक बार ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपके प्रेम्बल में भारत शब्द का कितनी बार यूज़ किया गया है। तो हमारी जो प्रेम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, इसमें जो है इंडिया शब्द का 2 बार यूज़ किया गया है। एक यहाँ पे भारत है और एक यहाँ पे भारत है। तो फिर ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा दबाव समूह को परिभाषित कीजिए अथवा हित समूह का अर्थ बताइए। तो ये हम लोग अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखे थे, लेकिन इस बार फिर से देखेंगे अच्छे से। तो विभिन्न दबाव समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे विभिन्न गुट अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। तो दबाव समूह से तात्पर्य उन समूहों से लगाया जाता है जो अपने अपने हितों के लिए जो है कानून जो है शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने के लिए या फिर ऐसी नीतियों का मानने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे उनके गुट का हित होता है, जिसमें उनके गुट का हित होता है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही जो गुट होते हैं, ऐसे जो समूह होते हैं, उनको राजनीति शास्त्र में क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो है आप दबाव समूह की परिभाषा हम लोग देखेंगे जो कि अलग 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 लोगों द्वारा दी गई है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो जो पहली हमारी वो है M.G. गुप्ता के अनुसार। तो इन्होंने दबाव समूह के बारे में क्या बताया, चलिए देखते हैं। दबाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस अर्थ में कोई भी सामाजिक समूह को जो कि प्रशासकीय तथा और विधायी दोनों ही प्रकार के राजनीतिक अधिकारियों की सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किए बिना ही प्रभावित करना चाहते हैं, दबाव समूह के नाम से पुकारे जाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है
ओडिगार्ड के दबाव समूह के संदर्भ में लिखा है। जो ओडिगार्ड है उन्होंने दबाव समूह के संदर्भ में क्या लिखा है? दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसमें एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्यों या स्वार्थ होते हैं जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा वृद्धि कर सकें। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दबाव समूह के जो कार्य होते हैं वो क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि दबाव समूह के कार्य बताइए। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्य उनका जनमत तथा शासन की नीति को प्रभावित करने वाले दबाव समूह प्रचार कार्य करते हैं। अपने हितों की वृद्धि के लिए दबाव समूह निर्वाचनों में भाग लेते हैं। थर्ड है पॉइंट, दबाव समूह विधायकों पर अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है प्रभाव डालते हैं। उसके बाद है दबाव समूह प्रशासकीय नीति को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह विशेष वर्गों के हित साधन के लिए प्रयत्न करते हैं। दबाव समूह प्रायः वैधानिक साधनों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास तथा प्रयत्न करता है, परंतु आवश्यकता अनुसार अवैधानिक उपायों का भी सहारा भी लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दबाव समूह निर्वाचन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित एवं जागृत रखने में सहयोग करते हैं। उसके बाद जो 8 पॉइंट है वो है दबाव समूह अपने से संबंधित विषयों में तकनीकी तथा विशिष्ट आंकड़ों और तथ्य प्रस्तुत करते हैं। दबाव समूह कार्यपालिका की निरंकुशता और पर अवरोध का कार्य करते हैं। थोड़ा देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग जो दबाव समूह होते हैं वो संसदीय प्रजातंत्र में दबाव समूह सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाने का कार्य भी करते हैं और दबाव समूह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उद्देश्यों को दूर करते हैं। तो जो दबाव समूह होते हैं वो बहुत सारे अच्छे कार्य भी करते हैं, कुछ थोड़ा सा बुरे कार्य भी करते हैं, तो मतलब कि मिल जुल के वो ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में लोकतंत्र की स्थिति की विवेचना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत में लोकतंत्र की स्थिति है वो कैसी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु भारत में लोकतंत्र में सफल क्रियान्वयन के लिए आदर्श दशाएं विद्यमान नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा जो भारत देश है हमारा वो लोकतांत्रिक देश है जो कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जो भारतीय संविधान है वो भी विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है ही, ठीक है। परंतु जो भारत देश का लोकतंत्र है उसमें जो क्रियान्वयन बल्कि उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई आदर्श दिशाएं विद्यमान नहीं हैं। भारत की जनता पूर्ण रूप से शिक्षित एवं राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। बल्कि आपने देखा है कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि संविधान में क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, उनके पास कौन से अधिकार हैं, उनकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो कि उनको करनी चाहिए, उनके संविधान में बताई गई हैं, कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, या फिर क्या क्या उनका संविधान कहना चाहता है। उनको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हमारे संविधान का अच्छी तरीके से पालन नहीं हो पाता है। यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग अशिक्षित एवं अंधविश्वासी है। जनता का नैतिक स्तर भी निरंतर गिरता जा रहा है। परिणाम स्वरूप समाज तथा शासन में भी भ्रष्टाचार की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। राजनीतिक दलों की संख्या में अविरल रूप से वृद्धि हो रही है। अधिकांश राजनीतिक दलों का आधार राजनीतिक एवं आर्थिक न होकर धर्म जाति संप्रदाय के क्षेत्र में है। निर्वाचित हो जाने के उपरांत अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दल बदल की प्रवृत्ति जोरों पर है। निर्वाचन निष्पक्ष हो जाते हैं तथा निर्वाचनों में व्यापक रूप से अनियमितताएं होती हैं, जिनमें बूथ कैप्चरिंग मुख्य है। सभी राजनीतिक दल आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। शासन के घोटालों की भरमार है और राजनीतिक नेताओं का चरित्र भी संदिग्ध है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है यहाँ पर अधिकांश भाग जो है वो बहुत ज़्यादा अशिक्षित है और बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास पे मानता है। वो ये जानना ही नहीं चाहता है कि हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं, हमारा संविधान क्या कहता है, हमें कौन से अधिकार मिले हैं, हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो कुछ भी नहीं जानना चाहता है। जिसकी वजह से जो हमारा देश है वो अभी तक विकासशील है, विकसित नहीं हो पाया है। और हमारे देश का जो राजनीतिक सत्ता है वो भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है। सभी बहुत सारे ऐसे नेताएं होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। पहले बहुत सारे वादे करके जीत जाते हैं लेकिन बाद में वो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारा जो संविधान होता है, हमारा जो देश होता है, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग इसको, कोई लोग भी, मैं ऐसे समझा रही हूँ, उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, अगर जो किसी को बुरा वगैरह लग रहा हो तो सॉरी। बाकी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या है। जो प्रतिनिधिक लोकतंत्र होता है वो क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे आकार के राज्यों में ही संभव है। बड़े आकार के और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता है।
तो क्या बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो केवल छोटे आकार के राज्यों में होता है, क्योंकि जहाँ बड़े आकार वाले, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, वहाँ पे जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो वहाँ पे जो क्या होता है, वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो पाता है। जिस पद्धति में राज्य की इच्छा का निर्माण हो और उसकी अभिव्यक्ति जनता के स्थान पर उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। तो मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि जो जनता स्वयं शासन करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं वो शासन करते हैं, वो शासन का देखभाल करते हैं, वो कानून नियम बनाते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है, किंतु वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग नहीं करती है। जो हमारा संविधान बोलता है, हमारे संविधान के मतलब जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसमें क्या बताया गया है कि जो जनता के द्वारा जनता पर ही शासन होता है, ये ऐसा हमारा लोकतंत्र कहता है। तो इसमें ये शक्ति मिली है हम लोगों को कि जो है सैद्धांतिक दृष्टि से क्या होता है, जो राज्य की संपूर्ण शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा जनसंख्या है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता है। इसीलिए जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिन्हें जनता वोट डालकर जिताती है, वो हमारे देश का कार्यभार संभालते हैं, हमारे राज्य का कार्य नीतियाँ सब कुछ देखते हैं। इस शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है। J.S. मिल के शब्दों में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधि द्वारा करता है, जिन्हें वह स्वयं पर निर्वाचित करता है। तो ये कहा गया है उनके द्वारा। उसके बाद जो हमारे ब्लशबी के सिद्धांत ने कहा है कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में नियम यह होता है कि जनता अपने कर्मचारियों द्वारा शासन करती है, जबकि अपने प्रतिनिधियों द्वारा वह व्यवस्थापन करती है और प्रशासन का नियंत्रण करती है। उसके बाद हमारे हंसान के शब्दों में भी कुछ कहा गया है, यह प्रतिनिधित्व के माध्यम में सर्वोच्च सत्ता जनता का शासन होता है। विश्व में अधिकांश देशों में प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र प्रचलित है। भारत और इंग्लैंड में भी यही शासन प्रणाली विद्यमान है, क्योंकि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ऐसा होना लाजमी है। हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर जो कोई भी डाउट है, आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।